Hello everyone, welcome back to Understand UPSC. My name is Rishabh Shukla and today we are again meeting here to discuss HLT2 part 2 from question number 6 to question number 10 topic modern history questions. ठीक है एंड जो लोग भी यहाँ पे न्यू हैं एंड पहली बार वीडियो देखने आए हैं प्लीज वॉच प्रीवियस और द फर्स्ट 3 वीडियोस ऑन आंसर राइटिंग एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा इस वीडियो के अंदर व्हाट वी आर डिस्कसिंग. So in first 3 videos we have discussion on the answer writing in detail, that how to use these discussions and how to do self evaluation. In the first video we discuss about the how means appeared people can take benefit of it, how ready for means people can take benefit out of it. Okay, next component आपकी इसको डिटेल में डिस्कस किया गया हर क्वेश्चन के अंदर के कैसे क्वेश्चन को समझें, कैसे उसकी डिमांड को समझें, कैसे उसकी स्ट्रक्चरिंग करी जाए. Okay, and how to understand aligning your content with the demand of question. Okay, then presentation speed and paper completion and enrichment in answers. So we have discussed in detail, completely in detail, in first 3 videos of this series. So please watch them. जो भी लोग first time इसे देख रहे हैं and बाकी लोग अगर आपने पहले देख रखी है तो हम लोग आज के सेशन शुरू करते हैं HLT4 पार्ट 2 के साथ. ठीक है, जहाँ पे हम मॉडर्न इंडिया के जो फर्दर क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट टुडे वी विल डू कि आज हम एक जो मेंस अपीयर्ड स्टूडेंट हैं उनकी कॉपी देखेंगे. हाउएवर उनका नाम नहीं बताएंगे, ठीक है, लेकिन उनकी कॉपी देखेंगे एंड वी विल सी कि अच्छा ये लोग ऐसी क्या गलतियां होती हैं कि बार बार हम मेंस दे रहे होते हैं लेकिन वो क्लियर नहीं हो रहा होता. ठीक है, तो उनकी कॉपीज भी दिखाऊंगा मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस के अंदर. एंड वी विल ट्राई कि 1 आवर के अंदर ये क्लास खत्म हो जाए, क्योंकि पिछली कई वीडियोस जो है 1 आवर प्लस जा रही हैं. तो आई विल ट्राई टू गिव द आइडिया ऑफ द क्वेश्चंस एंड द व्हाट इज डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड हाउ टू थिंक डिफरेंटली. ठीक है, उन सब पे थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगा. एंड कंटेंट वाली चीज जो है वो तो आप उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊंगा, बट अपने कंटेंट को और एनरिच करने के लिए आप दूसरे की कॉपीज देख सकते हो, इंटरनेट की हेल्प ले सकते हो, अपनी टेक्स्ट बुक का यूज कर सकते हो. ठीक है, ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि the women question arose in modern India as a part of 19th century social reform movement. What were the major issues and debates concerning women in that period? कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स का है. ये कह रहा है कि आधुनिक भारत यानी कि जो मॉडर्न इंडिया थी वहां पे महिलाओं से संबंधित 19वीं महिलाओं से संबंधित जो प्रश्न थे 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलन के भाग के रूप में उठे थे. मतलब कि जब समाज के अंदर सुधार चल रहा था, ठीक है, कि समाज के अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, समाज के सोसाइटी के अंदर जो है जस्टिस होना चाहिए, एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली. ओके, और जस्टिस सिस्टम हो, रिलीजियस जो ऑर्थोडॉक्स सोच है, ठीक है, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस थी जो कहीं ना कहीं हमें बैकवर्ड करती थी, उसके अंदर सुधार हो. सोसाइटी के अंदर रैशनलिज्म आए, ठीक है, रैशनल थॉट आए, ठीक है, लॉजिकली सोचे. ओके, तो जब ये सब चीजें हो रही थी उसी के अंदर उसी का एक पार्ट के रूप में वुमेन के जो क्वेश्चंस थे, वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, वो अराइज होना शुरू हुए. ठीक है, तो ये अराइज हुए. तो इन जब ये अराइज हो रहे थे उसके अंदर क्या हुआ कि कई सारे इश्यूज और डिबेट्स उठ करके आए. तो इन्होंने क्वेश्चन के अंदर बोला है कि वो कौन से डिबेट्स थे और कौन से इश्यूज थे जो विमेन को कंसर्न करते थे इस 19th सेंचुरी पीरियड में. तो 19th सेंचुरी लिखा है तो क्या होगा ये 1801 से लेकर 1899 तक. ठीक है, तो ये आपको बताना है. ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी क्वेश्चन के बारे में कि अच्छा हमें क्वेश्चन के अंदर बताना क्या क्या चीजें, और क्वेश्चन को हमने पहले स्टेप पे जो है समझने की कोशिश करी. ठीक है, अब हम आते हैं कि ठीक है, ये बात तो हो गई. और डिमांड ऑफ क्वेश्चन क्या है जो बॉडी के अंदर मेन आएगा, वो ये चीज आएगी कि मेजर इश्यूज और डिबेट्स कंसर्निंग वुमेन इन दैट पीरियड. तो उसके बारे में बताते हैं हमें. ठीक है, जो भी 7 8 9 इश्यूज दिखा सकते हो विद एग्जांपल्स. ठीक है, कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स का है. तो ये आप शो करना है. ठीक है, तो अभी इसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आ जाते हैं हम इंट्रोडक्शन. तो मैंने आप लोगों को हिस्ट्री के अंदर बता रखा है कि इंट्रोडक्शन कैसे करना है. जैसे कुछ लोगों ने ग्रुप पे बोला था कि सर काफी टाइम लगता है इंट्रो एंड कंक्लूजन लिखने में. ठीक है, तो अगर आपको विद इन 1 मिनट या 30 सेकंड कंक्लूजन समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखना है,
तो कोशिश किया करो कि हिस्ट्री के क्वेश्चन के अंदर जिस पीरियड की बात हो रही है ना, जस्ट उस टाइम के बारे में थोड़ा बहुत बता दो। जैसे यहाँ पे 19th सेंचुरी बोला है और विमेन से रिलेटेड बोला है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से रिलेटेड बोला है, तो बताओ कि उस टाइम पे क्या हो रहा था ऐसा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की की तरफ से, के अंदर मतलब। ठीक है, ये देखिए सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हो कीवर्ड उठा करके। ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा वो होता है कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस में कि जिस इवेंट की बात बोली जा रही है, यानी 19th सेंचुरी की बात बोली जा रही है, तो जस्ट इससे पहले क्या हो रहा था, बॉडी पार्ट में ये पूरा डिस्कस करोगे, एंड उसके बाद जस्ट क्या हुआ इस पीरियड के। ठीक है, वो आपका कंक्लूजन बन जाएगा, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा। लेकिन हाँ, इसको इंट्रो एंड कंक्लूजन को लेकर के लंबे टाइम तक हमें बैठे नहीं रहना कि हम सोच ही रहे हैं कि अच्छा इसका कंक्लूजन बेस्ट से बेस्ट किस तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो उतना टाइम नहीं देना है। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा, इस लाइन को एड्रेस कर दो। क्या कह रहा है, विमेन क्वेश्चंस अरोज इन मॉडर्न इंडिया एज अ पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। तो सोशल रिफॉर्म तो 19वीं शताब्दी के अंदर क्या था कि इन 19th सेंचुरी जो विमेन थे, विमेन वर फेसिंग वेरियस एविल प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये लिखने की वजह से ना काफी बड़ी वीडियो हो जाती है। चलो मैं बोल देता हूँ कि सबसे पहले हमें यही बता देना है कि देखो 19वीं शताब्दी के अंदर जो विमेन की थी कंडीशंस, वो बहुत खराब थी, क्योंकि उनको क्या करना पड़ रहा था, एविल प्रैक्टिसेस को फेस करना पड़ रहा था। ठीक है, सो एक तो ये हो गया कि एविल प्रैक्टिसेस फेस कर रही थी विमेन। ठीक है, एंड जब उसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट आएगा आपका कि जब सोशल रिफॉर्म मूवमेंट अंडर आपके क्या कहते हैं, राजा राम मोहन रॉय या एक दो लोग और जो काफी रैशनल थे। ठीक है, जैसे एक बंगाल के टीचर थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन विविन डी जेरियो कुछ इस तरीके से नाम था उनका। उनके अंतर्गत तो क्या होते थे, यहाँ पे फिलोसफिकल डिबेट्स होते थे, काफी रैशनल थॉट्स के लिए ग्रुप्स बने होते थे। तो इससे क्या था कि कहीं ना कहीं जो यंग पीपल थे, जो लोग थे, उनके अंदर रैशनल थॉट आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी की बात करने लग गए, क्योंकि फिर उन्होंने इक्वालिटी की बात करने लग गए। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि सोशल रिफॉर्म की बात आने लग गई। ठीक है, कि अच्छा जैसे ये अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस है, ये नहीं होना चाहिए, धर्म जाति के बेसिस पे आप क्या कहते हैं, व्यवसाय ऑक्यूपेशन ये सब चीजें डिस कर रहे हो। ठीक है, किसी का बना हुआ खाना नहीं खा रहे हो हाथ से, तो ये सब चीजों को के ऊपर क्वेश्चंस करने लग गए थे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की वजह से क्या हुआ कि जो विमेन से रिलेटेड इश्यूज थे, ठीक है, जैसे सती प्रथा, ठीक है, फिर इन पे भी क्वेश्चन करना शुरू हुआ। तो ये चीज आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर कोशिश करो कि इसको इंटीग्रेट किया जाए। इसको किस तरीके से, ये जो लिखा हुआ है ना इन्होंने कि विमेन क्वेश्चंस अरोज इन अ मॉडर्न इंडिया एज अ पार्ट ऑफ, तो ये पार्ट ऑफ कैसे दिखाओगे, इसी तरीके से दिखाओगे जो कि किसी के आंसर में जल्दी देखने को नहीं मिल रहा है ना। उन्होंने सिंपल जो मॉडल आंसर्स के अंदर कई सारी जगह लिखा हुआ है कि सोशल रिफॉर्म जो था वो इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि उस वक्त विमेन जो है ये इश्यूज थे, इनको फेस कर रही थी। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन में इश्यूज बता दिए तो फिर बॉडी में क्या बताओगे। तो इसलिए इंट्रोडक्शन में ये दिखाओ एंड शो इन एग्जांपल आल्सो विद एग्जांपल, कैसे कि इक्वालिटी मूवमेंट, इगैलिटेरियन मूवमेंट चला सोसाइटी के अंदर, एंड बिकॉज ऑफ विच जो जेंडर इक्वालिटी की भी बात आने लग गई कि अगर सब ह्यूमन बराबर हैं, आप ये प्रीच कर रहे हो सोसाइटी के अंदर, रैशनल देख रहे हो आपकी, नेचुरली सब लोग बराबर है, तो वुमेन क्यों नहीं है बराबर, वुमेन क्यों पैट्रियार्की का शिकार रहे। ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल में दिखाते आपकी, इससे क्या होता है कि एक तो ये पहली स्टेटमेंट आपने एड्रेस कर दी। ठीक है, ये देखिए ये पहली स्टेटमेंट को आपने क्वेश्चन में एड्रेस कर दी। नाउ कम टू द बॉडी, है ना, ये तो इसके बारे में बता दो। अब इसको देखो किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो मेजर इश्यूज को। ठीक है, देखो इसके भी फर्दर दो पार्ट हैं। अब जिसने जैसे भी लिखा है वो दोनों एक्सप्रेशन अलाउड होंगे। ठीक है, अब किसी ने मेजर इश्यूज को अलग से दिखाया है एंड एक डिबेट जो है उसको अलग से दिखाया है, क्योंकि 3 पेज मिलते हैं आपको 15 मार्क में। ठीक है, इंट्रोडक्शन यहाँ तक आ जाएगा, आपने दिखाया है और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया। नाउ एक हेडिंग यहाँ पे आई इश्यूज की, आपने यहाँ तक इश्यूज लिखे, नाउ यू आर शोइंग डिबेट, वो यहाँ तक आए एंड गिव अ कंक्लूजन की उसके बाद क्या हुआ इन इश्यूज एंड डिबेट्स पे, कुछ सक्सेस हुई। ठीक है, कुछ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की वजह से कुछ सक्सेस मिली, वो चीज दिखा सकते थे यहाँ पे। ठीक है, एंड हाउ इट स्टिल कंटिन्यू इन द फर्दर पीरियड इट। ओके, सो इस तरीके से आपकी स्ट्रक्चरिंग हो जाती। हाउएवर अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हो सेपरेट, तो फर्दर आपके लिए क्या है, स्ट्रक्चरिंग कैसे होती, सिंपल आप यहाँ पे हेडिंग बनाते। ठीक है,
issues and debates and 1 2 3 4 5 6 7 7 8 पॉइंट दिखा देते हैं यहाँ पे 6 7 पॉइंट्स विद एग्जांपल्स, ठीक है। एंड उसके साथ साथ डिबेट्स भी दिखाते रहते हैं कि देखो ये बातें होती थी कि अच्छा जैसे सती प्रथा हुआ या विडो रीमैरिज हुआ, ठीक है। तो इसके लिए क्या था कि जो लिबरल्स थे, जो थोड़े रैशनल व्यू पॉइंट वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि बैन करो। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसा भी ग्रुप था, ठीक है, जो इसको नहीं मानते थे। वो कहते थे नहीं, इस एक्ट के खिलाफ थे वो लोग, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो सती के पक्ष में थे, वो इसलिए खिलाफ थे क्योंकि ये जो रिलीजियस रिफॉर्म लाया जा रहा था रिलीजन के अंदर, वो एक्ट के थ्रू लाया जा रहा था। और उनकी बात ये थी कि ये विद इन सोसाइटी अपने आप होना चाहिए। और ऐसी डिबेट्स जो है आज भी देखने को मिलती है ना, चाहे वो सेम सेक्स मैरिज की बात हो। तो उसके लिए भी तो यही है ना, जो कंजर्वेटिव लोग हैं वो क्या कहते हैं कि इट शुड कम विद इन सोसाइटी फर्स्ट, देन लॉ बनना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं लॉ बनेगा तभी तो ये सोसाइटी के अंदर इसके बारे में जानकारी पहुंचेगी, ठीक है। तो सिमिलर काइंड ऑफ डिबेट उस वक्त भी हुआ करती थी, राइट। तो अगर आप सेपरेट हेडिंग में दिखा सकते हो तो सेपरेट हेडिंग में दिखा दीजिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा है उसको तो आप इंडिविजुअली करके ये पॉइंट दे देकर और उसमें व्यू पॉइंट्स रख सकते हो लोगों का, ठीक है। तो शायद राधा कांता देव थे क्या, जिन्होंने मतलब कि सती प्रथा को जो है कहीं ना कहीं उस एक्ट के खिलाफ उन्होंने बोला था जो बैन कर रही थी सती प्रथा को, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ा बता दिया। तो अभी हम आ जाते हैं बॉडी पर, ठीक है। तो सबसे पहले वही कि मेजर इश्यूज क्या है, ठीक है। उस टाइम पे पूरी हेडिंग लिखना, हेडिंग के साथ बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं, ठीक है। मेजर इश्यूज इन 19th सेंचुरी, मेजर विमेन इश्यूज, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या है, वही सती प्रथा, ठीक है। दूसरा मतलब कि इसमें वही बोल सकते हो कि देखो सती प्रथा को लेकर के, ठीक है, ये एक इशू था कि विमेन को जो है बर्न कर दिया जाता था आफ्टर मैरिज, आफ्टर डेथ ऑफ हस्बैंड किसी भी तरीके से, ठीक है। तो दिस वाज अ डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस, और कहीं ना कहीं इनह्यूमन प्रैक्टिस ये बोल सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटरी तो बाद में, सबसे पहले की इनह्यूमन प्रैक्टिस है, राइट। तो सिर्फ सती प्रथा नहीं लिख देना, इसको एक्सप्लेन भी दो लाइनों में कर दो, ठीक है। दूसरा चाइल्ड मैरिज, ठीक है। फर्दर फ्यूटिसाइड, ठीक है। इनको थोड़ा थोड़ा बताते जाओ कि क्या क्या था इसके अंदर, ठीक है। ऐसी विमेन पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज, सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेरी लेस, लगभग इनविजिबल। क्यों? क्योंकि विमेन को कहाँ रख रखा था, घरों तक, कि ये बस घर की सम्मान के रूप में उसको पैट्रियार्की ने सेट कर रखा था कि नहीं, इनसे बाहर नहीं जाना, है ना। उसके बाद आपने ये तो यहाँ पे चाइल्ड फ्यूटिसाइड था ये, ठीक है। इसके साथ ही विडो रीमैरिज, इन सब ये भी एक इशू था कि उनको अलाउ नहीं था। फिर एज ऑफ कंसेंट, ठीक है। फिर ऐसी दूसरे जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीजों की प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, ठीक है। प्रॉपर्टी राइट्स, इनहेरिटेंस, ये सब चीजें प्रॉब्लम्स जो है वुमेन रिलेटेड थी। साथ में वो लेबर वगैरह जितने भी ऐड कर सकते हो इसमें, तो कंटेंट आप देख लो, बट हाँ कोशिश करो कि 6 7 तक आ जाए, ठीक है। अपना ध्यान हमें ये रखना है कि कितने पॉइंट लिखने होते हैं, कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश किया करो 5 तो लिख दो, ठीक है। हाउएवर जैसे यहाँ पे हेडिंग स्टार्ट करी तो अपने स्ट्रक्चरिंग के अनुसार कितना बड़ा कैसे लिख रहे हो पॉइंट, तो कोशिश करो कि यहाँ तक हो जाए, एंड सफिशियंट स्पेस जो है दूसरे पार्ट को भी आंसर करने को मिले, जैसे अगर आप 2 पार्ट में कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, दूसरी हेडिंग बनाइए, ठीक है। क्या? डिबेट की, ठीक है। तो डिबेट में कैसे दिखाओगे आप कि देखो, एक तरफ तो जो सोशल रिफॉर्मर्स थे और दूसरी तरफ कंजर्वेटिव्स या ऑर्थोडॉक्स वाले लोग थे, ठीक है, जो कहते थे कि रिलीजियस वैल्यूज जो है और संस्कार ट्रेडिशंस वो सब चीजें इंपॉर्टेंट है, और ये कहते थे नहीं, इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इगैलिटेरियन सोसाइटी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इन दोनों के अंदर ये डिबेट रहती थी। कुछ लोग चाहते थे कि एक्ट के थ्रू आए ये लोग, है ना। ये क्या चाहते थे कि सोशल रिफॉर्म सोसाइटी के अंदर से आए, धीरे धीरे आए, ठीक है। इसी प्रकार से और क्या बोल सकते थे यहाँ पे कि जैसे जो विमेन थी, आपकी सावित्री फूले जी हो गई या पंडित रामाबाई हो गए, लेटर 19th सेंचुरी के अंदर, इन्होंने पॉलिटिकल मूवमेंट को लेकर के काफी काम किया, विमेन को जागरूक किया, उनके सोशल इश्यूज को उजागर करने की कोशिश करी। ऐसे टाइम पे जब विमेन को जो है इतनी
परेशानियां झेलनी पड़ती थी, तो उस वक्त कहीं ना कहीं अवेयरनेस फैलाने के लिए ये रिफॉर्म लाना चाहती थी। लेकिन यहाँ पे ये कंजर्वेटिव्स इनके खिलाफ होते थे कि नहीं, ये पॉलिटिकल के अंदर नहीं आ सकते, है ना। तो वो सारे इश्यूज आपको ये डिबेट आप दिखा सकते हो, 2-3 पॉइंट ही दिखाओ, बट ऐसे अलग से भी शो कर सकते हो, ठीक है। और राधा कांता देव का तो आपको दिखाई था कैसे वो उसके अगेंस्ट थे, ठीक है। इधर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, दादा भाई नारोजी, तो ऐसी कुछ नाम जो है आप याद रख लीजिए कि आपको आंसर करने में हेल्प होगी, ठीक है। अब बात आती है कि जिन्होंने दूसरा स्ट्रक्चर सोचा था कि अच्छा एक हेडिंग बनानी है एंड देन राइट 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 पॉइंट, तो क्या करना था उनको, क्या करना था यहाँ पे, तो अभी डिबेट्स, जैसे सती प्रथा लिखा तो अभी डिबेट दिखानी, तो कैसे दिखाओगे कि यहीं पे कि जो ट्रेडिशनल वाले लोग थे लाइक राधा कांता देव अपोज सती प्रथा एक्ट 1829, whereas Raja Ram Mohan Roy, a reformist, supported it, or because of him this become a successful movement, ठीक है। ऐसी चाइल्ड मैरिज को लेकर के कुछ लोग कहते थे कि पर्टिकुलर एज जो है 18 या जो भी उस वक्त लगता था वो बोलते थे कि अबव एज होनी चाहिए, लेकिन कंजर्वेटिव कहते थे नहीं, जो ट्रेडिशंस हैं उसी के बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कुछ कुछ जगह आप ये डिबेट दिखा सकते हो, ओके। जैसे एजुकेशन वगैरह है तो इसको क्या कहेंगे वुमेन को कि ये घर तक ही है, मतलब कि घर के पास स्कूल है तो 3rd 4th क्लास तक पढ़ लो, हो गया, 2nd क्लास पढ़ लिया, हो गया, या तो वो भी नहीं, आप घर का काम सीखो, ठीक है। तो ये था आपके दोनों पार्ट जो थे, ये थे आपके कोर पॉइंट, ठीक है। नाउ यू कैन गिव कि अच्छा कुछ सक्सेसेस दिखा सकते हो कि देखो इन सोशल रिफॉर्म्स की वजह से वुमेन के पास थोड़े बहुत राइट्स आ गए, तो वो कंक्लूजन में दिखा सकते हो या फिर एक सेपरेट हेडिंग में भी दिखा सकते हो, ठीक है। इस इनको सक्सेस मिल गई, ठीक है, एक पैराग्राफ में। एंड देन अगेन यू कैन राइट कि अच्छा हाउएवर दीज डिबेट्स एंड इश्यूज स्टिल प्रेजेंट इन 21st सेंचुरी व्हिच कैन बी रिफ्लेक्टेड इन WEF रिपोर्ट, जो कहते हैं कि जेंडर जो वुमेन जो है वो काफी डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही है, एंड दैट विल बी एंडेड इवन नॉट इवन विद इन 100 years, है ना। तो ऐसे आप इसको कंक्लूड कर सकते थे, ठीक है। चलो अब आपको एक कॉपी दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। ये किसी मेन स्टूडेंट की है कॉपी, एंड इट इज फेयर इनफ गुड कॉपी। तो अभी देख लेते हैं, इन्होंने क्वेश्चन लिखा है ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। तो सोशल रिफॉर्म एम्स एट ट्रांसफॉर्मिंग द मिडिवल सोशल रिलीजियस रियलिटीज इन ऑर्डर टू मॉडर्नाइज द वैल्यूज एंड, देखो इन्होंने किससे स्टार्ट किया, वही सोशल रिफॉर्म जो कीवर्ड था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, ओके। एंड ड्यूरिंग सोशल रिफॉर्म मूवमेंट वुमेन क्वेश्चंस अरोज, है ना, कोशिश कर रहे हैं, देखो एड्रेस करने की कोशिश करी ना इन्होंने, कि ये पार्ट था किसका, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट का, ठीक है। दैट इज द नीड ऑफ चेंज रियलिटी ऑफ द वुमेन, ठीक है। फेयर इनफ इंट्रो, क्वेश्चन जो था उससे रिलेटेड है जो पहली स्टेटमेंट है। नाउ इन्होंने क्या बताया, मेजर इश्यूज, प्रेजेंस ऑफ एविल्स लाइक सती प्रथा एंड दिस, लेकिन इन्होंने साथ में ये राजा राम मोहन रॉय और इनकी ये नाम लिखना चाहिए, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। एंड प्रेजेंस ऑफ ये क्या कहते हैं, क्या लिखा है, ठीक है, यहाँ पे विडोहुड टॉर्चर टैकल्ड बाय द विष्णु शास्त्री शिपलुंकर डी के कार्वे के नाम आ रहे हैं, ठीक है। कि अच्छा शास्त्री इन्होंने उसके सॉल्यूशंस भी बताते गए कि देखो करा है डबल, तो ये प्रॉब्लम्स देख रहे हो इन्होंने कितनी 8 प्रॉब्लम्स दिखाई, 8 इश्यूज दिखाए, एंड देन इन्होंने क्या दिखाया कि डिबेट सराउंडिंग वुमेन, तो ये डिबेट्स दिखा दी यहाँ पे, ठीक है। एंड देन डिस्पाइट few debate that I highlight negative of the women's social reform, it is undisputed that women reform transformed the lives of millions of women across India, है ना। तो ये एक पॉजिटिव भी दिखा दिया कि उस टाइम पे ही 19th सेंचुरी के अंदर ही इसने काफी पॉजिटिव चेंजेस भी लेकर के आई, ओके। तो ऐसे भी कर सकते, यहाँ पे भी रोक सकते थे, हाउएवर थोड़ा सा स्पेस था तो ये बोल सकते थे कि अभी भी ये इश्यूज चल रहे हैं। अब यहाँ पे ये आपका डिस्क्रिप्शन आ गया, एंड एग्जामिनर का भी डिस्क्रिप्शन होगा कि वो मार्क्स देगा या नहीं देगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप लिख सकते हो। तो इट इज कहीं ना कहीं फेयर इनफ आंसर, ठीक है। हेडिंग भी बनाई है, एंड सी ट्राई टू गिव द आंसर इन कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। इश्यूज भी डिस्कस किए, ठीक है। हम्म, चलिए फिर तो अभी सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ अपराइजिंग ऑफ 1857 कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट वाटर सेट इन इवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स कॉलोनियल इंडिया, डिस्कस।
अच्छा, डिस्कस वर्ड नहीं दे रखा है यहाँ पे, ओके, एक्सप्लेन ही बोला है, ठीक है। तो एक्सप्लेन बोला है हाउ, ठीक है, तो जो भी आप हाउ बताओगे ना उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अब देखो, अपराइजिंग ऑफ 1857 कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट वाटर सेड इन इवोल्यूशन ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी। कह रहे कि 1857 में जो लड़ाई हुई थी, विद्रोह हुआ था, तो उस टाइम पे एक महत्वपूर्ण मोड़ था किस चीज को लेकर के, ब्रिटिश पॉलिसीज के इवोल्यूशन, ठीक है। 1857 के बाद से ब्रिटिश की पॉलिसी इवॉल्व होती रही, ठीक है, चाहे वो मिलिट्री को लेकर के हो, इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर के हो, आपके प्रिंसली स्टेट के साथ डील करना हो, ठीक है, डिवाइड एंड रूल, कम्युनलिज्म, काफी सारी पॉलिसीज इवॉल्व हुई ना इस पीरियड के बाद से। इनको कुछ कुछ सीख मिली इस टाइम पे, तो उस सीख को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया। तो इसलिए कहते हैं कि ये वो 1857 जो है लड़ाई, जो अपराइजिंग हुई, उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इनकी पॉलिसी को इवॉल्व करने में, ठीक है। तो इसी को हमें क्या करना था, एक्सप्लेन करना है कि कैसे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसको कैसे 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 हुआ वो दिखा दो इनको, ठीक है। तो इसके अंदर और इसके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन वाली जो चीजें हैं वो मैं थोड़ी बहुत आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके, तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले वही है कि जो जैसे मैंने आप लोगों को बोला है कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो अभी 1857 वाले पीरियड के बाद का थोड़ा डिस्कस करना है, तो इससे पहले की बात कर लो थोड़ी सी, ठीक है। तो आप क्या बात करोगे कि बिफोर 1857, ठीक है, 1857 से पहले क्या था कि जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी, है ना, किस चीज की बात हो रही है यहाँ पे, इवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी, ठीक है। तो इससे पहले क्या हो रहा था, ब्रिटिश पॉलिसी अगर वो इवॉल्व नहीं हो रही थी, तो उस वक्त क्या हो रहा था कि ब्रिटिश पॉलिसीज वर मेनली अलाइन टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, है ना। वो क्या कर रहे थे, हर जगह से पावर्स को एक बंदे के अंदर, एक गवर्नर जनरल के अंदर उसको कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि इनको डर होता था कहीं हमसे दोबारा से छीन ना जाए चीजें। तो यहाँ पे क्या पॉलिसी चल रही थी, लैब्स डॉक्ट्रिन चल रही थी, एनेक्सेशन हो रहा था, एक्सपेंशन हो रहा था टेरिटरीज का, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये लोग रिलीजियस जो मूवमेंट्स, रिलीजियस जो चीजें, उसके अंदर भी चेंजेस ला रहे थे डिफरेंट एक्ट्स के थ्रू। तो इन सब का भी गुस्सा निकल रहा था। एंड सबसे लास्ट में क्या किया उन्होंने, जो रिलीजन था यहाँ का, ठीक है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम, इन लोगों का क्या कर रहे थे ये लोग, ऐसे कार्टेजेस बनाई जो धर्म के अगेंस्ट है, उसके अंदर ऐसे मटेरियल से उसके इंग्रेडिएंट्स थे, ठीक है। तो इसलिए क्या था, ये तो आपका इमीडिएट कॉज हो गया था, ठीक है। तो यूज दिस पॉइंट कि 1857 का इम्पैक्ट को डिस्कस करने से पहले जस्ट इन इंट्रो टॉक कि उससे पहले जस्ट क्या हो रहा था, मेक अ स्टोरी, ठीक है। तो आप क्या लिखते कि 1857 से पहले क्या था कि पॉलिसीज वर मेनली अलाइन टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरीज थ्रू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, सबसे आपके ये अलायंसेस एंड जो ये लोग धोखाधड़ी करके जो राज्य छीन लेते थे, ठीक है। तो ये इनकी पॉलिसी हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन लेकिन जो इनकी एक इमीडिएट पॉलिसी थी, कौन सी, कि कार्टेजेस बनाना, उसकी वजह से क्या हुआ कि रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया, ठीक है। एंड उसके रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया, तो ये आपके इंट्रोडक्शन एक बन गई कि आपने थोड़ी सी भूमिका दिखाई कि बिफोर 1857 को आपने इंट्रोडक्शन में रख दिया। नाउ कम टू द फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग में क्या लिखोगे, अपराइजिंग ऑफ 1857 इंपॉर्टेंट वाटर सेड इन इवोल्यूशन ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज, ठीक है। तो पूरा लिखना है, अपराइजिंग ऑफ 1857 इंपॉर्टेंट वाटर सेट, बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था ये, किसके अंदर, इवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी। तो ये महत्वपूर्ण था ये 1857 के बाद, ठीक है। तो ये कैसे था, ये आपको शो करना है कि व्हाई इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कुछ लोगों ने सिर्फ क्या लिखा है, कुछ लोगों ने आंसर जैसे बाकी लोगों की कॉपीज देख, उन्होंने लिख दिया कॉजेज ऑफ 1857, ये हेडिंग ही नहीं बनाई। इस हेडिंग की जगह क्या लिखा है, कॉजेज ऑफ 1857 वॉर। नहीं, ये क्यों लिख रहे हैं आप, है ना। क्वेश्चन ये नहीं लिख रहा कि हमें क्या आता है, हमें ये लिखना है कि पूछा क्या गया है, ठीक है। चलिए, तो अपराइजिंग ऑफ 1857 इंपॉर्टेंट वाटर सेट क्यों था, इनकी पॉलिसी को बढ़ाने में। सबसे पहला तो यही है कि जो डायरेक्ट रूल करने की इनकी जो सोच थी कि अच्छा हमें डायरेक्ट रूल करना है, और इनके मतलब कि सेंट्रल पावर होनी चाहिए, और सब लोगों से पावर छीनी जा रही थी, ठीक है। तो वो इनको समझ आया, ठीक है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी या वहाँ की जो अथॉरिटी थी उनको। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले पहले क्या लेके आए ये,
ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, उसको जो है पावर सौंप दी गई और कंपनी को जो है अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, क्यों अबॉलिश कर दिया गया था, इसी टाइम पे क्यों किया था, क्योंकि अब यहाँ पे वो बोला है ना इसने क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन हाउ, तो ये इवोल्यूशन तो दिखा रहे हो आप। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी क्या हुआ कि पहले कंपनी के साथ था, नाउ इट इज क्राउन, ये तो आपने इवोल्यूशन दिखा दिया। हाउ यू विल शो कि ये इंपॉर्टेंट वाटर सेट था, तो इंपॉर्टेंट वाटर सेट कैसे दिखाओगे कि इस वक्त जो जनता थी, जो मूवमेंट की इंटेंसिटी थी दैट वाज वेरी हाई, मासेस का पार्टिसिपेशन था, तो उसको पेसिफाई करने के लिए, ठीक है, ये पॉलिसी का इवोल्यूशन हुआ। तो इससे क्या हुआ कि 1857 को आपने एक इंपॉर्टेंट पार्ट दिखाया कि ये वाली चीज हो रही थी, इसलिए ये करना पड़ा इनको। ठीक है, ऐसी सिमिलर सेकंड पॉइंट दिखा दो कि जो पोजीशन ऑफ वॉइसरॉय थी एंड गवर्नर जनरल, ये क्रिएट करी कि वॉइसरॉय तब जब वो क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव की तरह प्रिंसली स्टेट के साथ मीट कर रहा होगा। ठीक है, और गवर्नर जनरल का कब, जब वो ब्रिटिश जो रूल, जो हुकूमत के अंदर जो स्टेट है, जो राज्य साम्राज्य है, उनको जब एड्रेस कर रहा होगा। ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आएगी। तो ये दो दो पोजीशंस बना दी गई। क्यों बनाई गई, क्योंकि 1857 के वॉर के अंदर कुछ प्रिंसली स्टेट्स ने जो है एज अ बफर काम किया था। ठीक है, एज अ वाटर कैनन, एक वर्ड यूज होता है कैनिन के द्वारा, कि कहीं ना कहीं रिपल्स जो थे क्रिएट करे इन्हीं जो कुछ प्रिंसली स्टेट थे, नहीं तो कैनिन जो है वो हार जाता। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, अपनी पॉलिसी के अंदर क्या रखा कि ये जो किंग है, ये जो राजा महाराजा हैं, इनसे इनके राज्य लेने के बजाय इनके साथ संधि करो एंड इनको क्राउन के अंदर लेकर के आ जाओ। ठीक है, और क्योंकि ये इनके लिए मददगार साबित हो सकते हैं फर्दर, कि किसी 1857 जैसा दोबारा से विद्रोह ना हो। ठीक है, तीसरी पॉलिसी इन्होंने कौन सी लेकर के आए, ये लेकर के आए थे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो जो लैप्स डॉक्ट्रिन थी ना, उसको बंद कर दिया। ठीक है, एक्सपेंशन, एनेक्सेशन, ये सब चीजें जो एकदम वाइड स्प्रेड थी, उस पर कंट्रोल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या था, नेक्स्ट इनकी पॉलिसी के अंदर डिवाइड एंड रूल। ठीक है, क्या किया इन्होंने, रिफॉर्म्स लेके आ गए। कैसे, शुरू में तो हिंदूज को सपोर्ट किया 1870s तक, एंड उसके बाद मुस्लिम्स को। ठीक है, तो ये तो इनकी पॉलिसी थी कि ये इवॉल्व हुई, क्योंकि इन्होंने देखा कि 1857 के अंदर दोनों यूनिटी के साथ लड़े, दोनों भूल गए क्या है इनका रिलीजन, लेकिन फिर इन्होंने अपनी पॉलिसीज के माध्यम से ये वाली चीजें करी। ठीक है, उसके बाद क्योंकि म्यूटिनी हुई थी, ठीक है, आर्मी के द्वारा, आर्मी जो थे इंडियन आर्मी उस टाइम पे, ठीक है, उनकी वजह से हुई थी, तो क्या हुआ, इस म्यूटिनी के बाद इन्होंने क्या किया, जो रेशो था, ठीक है, ब्रिटिश पुलिस वर्स टू द इंडियन, ठीक है, तो उसका रेशो भी इन्होंने चेंज किया। ठीक है, तो ये कुछ पॉलिसी चेंजेस थे। फिर ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एज घटा दी गई कि इंडियंस कम से कम आए। ठीक है, फिर इसी मिलिट्री के अंदर सूबेदार रैंक से नीचे रहेंगे इंडियंस, कोई भी जो बड़ी पोजीशन है वो नहीं दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक इनकी अप्रोच थी कैरेट एंड स्टिक। ठीक है, जिससे ये हमेशा मतलब कि जो डिमांड है इंडियंस की, उसको कंट्रोल किया करते थे। ठीक है, और जो इससे पहले तक वो ये रिलीजियस रिफॉर्म की कर रहे थे ना, जैसे सती प्रथा बैन कर दी, विडो रीमैरिज कर दी, तो ऐसी चीजें जो एक्ट्स के थ्रू ये रिफॉर्म्स ला रहे थे, सोशल रिफॉर्म्स ला रहे थे, उस पे इन्होंने कहीं ना कहीं इग्नोरेंस दिखानी स्टार्ट कर दी कि लोकल जनता को जो है कहीं ना कहीं लोकल जनता कहीं ना कहीं अगेंस्ट हो जाती है गवर्नमेंट के, तो उस चीज को एड्रेस के लिए। ठीक है, क्योंकि 1857 से पहले भी ये इट वाज वन ऑफ द रीजन कि इनके जो एक्ट्स वगैरह होते थे, जो मास इनके अगेंस्ट खड़े हो गए। ठीक है, एंड उसके बाद टाइम टू टाइम क्या है कि प्रेस रेगुलेशन होने लग गई। ठीक है, तो ये कुछ पॉलिसी चेंजेस थे ब्रिटिश के अंदर जो हमें देखने को मिलते हैं। एंड इसके फर्दर जो है इन्हीं पॉलिसीज, यही पॉलिसीज जो है इस पूरे कॉलोनियल गवर्नमेंट को थ्रू आउट रूल करते समय इवॉल्व होकर के आए, और इन्होंने 1947 तक जो है कहीं ना कहीं इन्हीं पॉलिसीज को यूज करते रहे। ठीक है, चाहे वो जो डिवाइड एंड रूल का कन्वर्जन होना किसके अंदर, कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट में हो, या कम्युनल एंगल दिखाना हो। ठीक है, तो ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी और स्ट्रेटेजिकली जो ये अपने पॉलिसी के अंदर बनाते थे, वो 1947 तक देखने को मिलता है। ठीक है,
ये इसके ऊपर आप इससे लास्ट वाली लाइन जो बोली है उससे आप कंक्लूड कर सकते थे। ठीक है, चलिए फिर अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन्होंने इससे स्टार्ट किया, ठीक है, कर सकते हैं कि इन्होंने बता दिया, इसको ये बोला जाता है मेनी ऑफ देम आर एज फॉलोज। ठीक है, जैसे पूछा गया इवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी, ठीक है, तो इन्होंने कहा मेनी ऑफ देम एज पॉलिसी एज फॉलोज, तो मार्शल एंड नॉन मार्शल, ठीक है, ये आर्मी के अंदर जो चेंजेस आए, ठीक है, ये क्या लिखा है, री इंस्टीट्यूशन ऑफ लैंड टू जमींदार, हाँ जो जमींदार वगैरह थे उनसे इन्होंने दोबारा से मतलब उनकी लैंड वगैरह दे करके फिर से उनको ताकतफुल बनाया ताकि पब्लिक के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ना जा सके डायरेक्टली। ठीक है, जो लोगों का गुस्सा रहे वो जमींदार के ऊपर रहे। ठीक है, एंड फाउंडेड ऑन कंसोलिडेशन ऑफ अवर पॉलिसी एक्सपेंशन क्वीन प्रोक्लेमेशन टेकिंग लिटिल, ठीक है, देखो इन्होंने ना एकदम वन डायमेंशनली सिर्फ मेंशन कर दिए 13 कि देखो ये पॉलिसीज अडॉप्ट किए, तो इन्होंने किसका आंसर किया कहीं ना कहीं, है ना, इन्होंने इवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी, इन्होंने ब्रिटिश पॉलिसीज बता दी 1857 के बाद कौन कौन सी थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मोड था, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए था जो क्वेश्चन के अंदर बोला गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिखाना चाहिए था आंसर में। ठीक है, ओवरऑल इट वाज गुड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, टू व्हाट एक्सटेंट डिड द रोल ऑफ मॉडरेट्स प्रिपेयर अ बेस फॉर वाइडर फ्रीडम मूवमेंट, कमेंट। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है ना, कि जो मॉडरेट थे, रोल ऑफ मॉडरेट प्रिपेयर अ बेस फॉर वाइडर फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि देखो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस में पहले मॉडरेट्स थे, फिर साथ में एक्सट्रीमिस्ट्स उठ करके आए थे। मॉडरेट्स का काम क्या होता था, उनकी ये फिलोसफी थी कि भाई प्रेयर पिटिशन इनके माध्यम से जो है हम चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से विद्रोह करना वो सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लोग जो थे वो मॉडरेट थे, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट जब आए वो सोचते थे कि विरोध करके विद्रोह करके ही हम फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्या है कि तो इसी के ऊपर सवाल है कि ये जो मॉडरेट्स थे ये कितना सफल हुए अपनी जो इनकी आइडियोलॉजी थी फिलोसफी थी, किस चीज में सफल कितना हुए, वाइडर फ्रीडम मूवमेंट का बेस प्रिपेयर करने में। ठीक है, कि कितना बेस प्रिपेयर किया था इन्होंने, तो इस पे आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिखा दो कि हाँ देखो बेस तो इन्होंने बनाया है। ठीक है, क्योंकि पूछा है टू व्हाट एक्सटेंट, तो मतलब कितने कितने एक्सटेंट तक, है ना, कि कितना, जैसे बोला अगर आपसे बोल दिया जाए कि भाई यहाँ से आपको भाग के आना है एंड लॉन्ग जंप करनी है, तो कितना कितने एक्सटेंट तक आप कर सकते हो, कहोगे कि आप इतने कर सकता हूँ एंड यहाँ नहीं पहुंच सकता क्योंकि अभी मैंने प्रैक्टिस नहीं करी है इतनी। ठीक है, धीरे धीरे लेकिन पहुंच जाऊंगा, तो वही चीज पूछ रही है कि बता दो कि कितने एक्सटेंट तक ये काम कर सकते हैं, कितने एक्सटेंट तक इन्होंने मतलब कि ये बेस बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही मॉडरेट्स की फिलोसफी बता दो, मॉडरेट्स के बारे में बता दो, इनके टाइम पीरियड के बारे में बता दो कि 1885 में मतलब उस टाइम से कांग्रेस स्टार्ट हुई एंड मॉडरेट्स जो है अपने ट्रिपल पी, ठीक है, 3 पी जो था कि मतलब प्रेयर पिटिशन एंड प्रोटेस्ट, उस उसके बेसिस पे इन्होंने जो है अपना मूवमेंट स्टार्ट किया एंड इनको इसलिए जो है इनको एक टर्म दे दिया गया कि मॉडरेट। ठीक है, क्योंकि इनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थोड़ी सी मतलब कि मॉडरेटर्स वाली थी कि ठीक है, मतलब कि हम वायलेंट नहीं होंगे, आराम से मतलब कि जनता, और जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि ये मॉडरेटर क्या सोचते थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं इनको अभी जो ग्राउंड पे जो जनता है उनके बारे में जानकारी नहीं है, तो हम क्या करेंगे इनसे जानकारी इनकी इन तक पहुंचाएंगे, तो ये इनको जब पता चलेगा तो ये यहाँ पे रिफॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो इस गुडविल के अंदर ये लोग जीते थे। ठीक है, तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं वो मॉडरेटर कहला रहे थे। ठीक है, तो इससे आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते थे। ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन 2-3 लाइन मैक्स, इससे ज्यादा नहीं, और इसी के अंदर फिर एग्जाम्पल में आप कुछ नाम दिखा सकते थे, इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, इसके थोड़े से मार्क्स मिल जाते हैं कि दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, फिरोज शाह मेहता थे, एस एन बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, उसके बाद पहली हेडिंग क्या आएगी देख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग आएगी रोल ऑफ मॉडरेट्स प्रिपेयर अ
बेस फॉर वाइडर फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ उसके लिए वाइडर बेस इन्होंने बनाया। ठीक है, तो कहाँ कहाँ बनाया, क्या क्या चीजें करी, वो लिखते जाइए यहाँ पे। जैसे सबसे पहला क्या हो गया कि इन्होंने इकोनॉमिक क्रिटिक जो है वो दिया, किसका, ब्रिटिश को लेकर के, और ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को शो किया पब्लिक के सामने। ठीक है, कई सारी किताबें लिखी गई, और उसमें से सबसे मेन रोल किसने दिखाया था, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ पढ़ते हैं आप, है ना। तो ऐसी चीजें जो है लोगों तक पहुंचाने का काम किया इन्होंने, जो है कॉन्सेप्ट देने का शुरुआत करी, दादा भाई नारोजी जी थे। ठीक है, इसके बाद लेजिस्लेटिव मेजर्स लिए जाते थे। ठीक है, 3 पीस के जरिए, क्योंकि इतनी ज्यादा पिटिशंस हो जाती थी ब्रिटिशर्स के पास की, जो ब्रिटिश रूल उस वक्त था। ठीक है, तो वो मतलब कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी लाते थे। ठीक है, जैसे 1892 का एक्ट हो गया, उसके अंदर जो चेंजेस आए उसके बारे में आप थोड़ा बहुत बता सकते थे, कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जैसे बजट के ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन, भली वोटिंग वगैरह नहीं थी। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीजें तो ये बेस बना ही रहे थे ना, लेजिस्लेटिव बेस, तभी तो आगे चल करके बड़ी बड़ी चीजें मांग पा रहे थे। तो लिखो लेजिस्लेटिव बेस। ठीक है, और इवन ये जो है आगे चल करके ये बेस किस रूप में बन गया, जो इनके 3 पीस था, ये किस रूप में बन गया, ये स्ट्रगल, ट्रूस और स्ट्रगल के रूप में बन गया, है ना, बड़े लार्जर स्केल पे होने लग गया। तो ऐसी चीजें जो है आप थ्रू आउट अपने आंसर के अंदर दिखाते जाओ। ठीक है, मॉडरेट्स जो है इन्होंने शुरुआत किया पॉलिटिकल रिफॉर्म एजेंडा, कहाँ से, एक जगह, मतलब कि जो ब्रिटिश रूल जहाँ पे डायरेक्ट था। ठीक है, एंड दिस फर्दर रीच टू, है ना, कि जो प्रिंसली स्टेट थे वहां पे भी ये पहुंचा। ठीक है, उसके अलावा पॉलिटिकल एजुकेशन दिया इन्होंने यंगस्टर्स को, नए लीडर्स उठ करके आए। ठीक है, फॉरेन बेस बनाने में भी हेल्प करा इन्होंने। ठीक है, उसके बाद आप सिविल राइट्स के बारे में इन्होंने अवेयर कराया। ठीक है, जो आगे चल करके लोगों ने फिर इसकी डिमांड करने लगे, फ्री स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये सब चीजें। ठीक है, तो ये क्या था, ये वाइडर बेस बना रहे थे, सिर्फ पॉलिटिकल संदर्भ में नहीं, हर चीज के अंदर जो जितनी भी ये ह्यूमन वैल्यूज वगैरह की बात होती है ना, वो सब बनाने की, उनका बेस बनाने की कोशिश की गई। ठीक है, तो ऐसी प्रेस के लिए, ठीक है, प्रेस को इंपॉर्टेंट टूल बनाया था इन लोगों ने, उस टाइम पे लिखा जाता था, और आगे चल करके इसी के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता था। ठीक है, एंड उसके बाद क्या बता देना आपको, दूसरा एंगल इसका। ठीक है, क्योंकि इसने बोला था टू व्हाट एक्सटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ कि हाउएवर मॉडरेट्स हैव फॉलोइंग लिमिटेशंस। ठीक है, तो सबसे पहला क्या लिमिटेशन था कि दे डिड नॉट बिलीव इन मासेस, उनको लगता था कि मासेस को इन्वॉल्व करके फायदा नहीं है, क्योंकि मासेस जो है इलिटरेट है, अभी पढ़ा लिखा नहीं है, तो नहीं, ये लोग जा नहीं पाते थे। ठीक है, तो इनका बेस जो था वो नैरो सोशल बेस बना हुआ था। ठीक है, उतने पॉपुलर नहीं थे। ऐसी जो इनका एजेंडा था 3 पी का, वो एलिटिस्ट दिखाता था उसके अंदर, मतलब जो ये डिमांड वगैरह करते थे वो कहीं ना कहीं जो अपर क्लास के लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए। ठीक है, दो इसके अंदर प्रोविजंस होते थे, लेकिन वही है कि मासेस तक नहीं पहुंच पाए, सबसे बड़ा लिमिटेशन वही रहा। ठीक है, और तीसरा कि दे बिलीव्ड इन गुडनेस ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, लेकिन हाउएवर इसका कंक्लूजन फिर लिख दीजिए, इसमें एक दो पॉइंट और याद आ रहे हो तो वो लिख दीजिए। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंक्लूजन में लिख दीजिए कि डिस्पाइट डिस्पाइट दीज लिमिटेशंस, ठीक है, जो मॉडरेट पीरियड था, ठीक है, जो मॉडरेट पीरियड था, उन्होंने सीड ऑफ द टाइम लगाया। ठीक है, वॉज द सीड टाइम ऑफ इंडिया, वो जो था वो सीड टाइम था इंडिया का। ठीक है, मतलब इंडियन नेशनलिज्म का, एंड अर्ली नेशनलिस्ट सोड सीड्स वेल एंड रीप। तो क्या हुआ कि जो इस टाइम पे जो मतलब कि नेशनलिस्ट हुए, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बेहतर रूप में काम भी किया। ठीक है, इन्होंने जो सीड्स ये लगाए गए थे पौधे, उनको अच्छी तरीके से इरिगेशन किया, उनका बढ़िया से ध्यान रखा। ठीक है, ताकि वो डीपर तरीके से हमारी सोसाइटी के अंदर छा सके। ठीक है, या फिर उसके बाद आगे मूवमेंट्स के अंदर इनकी बात दिखा सकते हो। ओके, ठीक है, तो अभी अगला क्वेश्चन इनका देख लेते हैं।
देखिए मॉडरेट से इन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट किया, उसी को बताने की कोशिश करी, ये टाइम पीरियड दिखाने की कोशिश करी, रोल ऑफ मॉडरेट इन प्रिपेयरिंग बेस फॉर, ठीक है, एंड इन्होंने फिर अपने पॉइंट्स दिए, ठीक है। एंड देन दूसरा तरफ की अच्छा फेल्ड इन टैकल, ठीक है। तो इसके लिए वही है कि बेटर वे में इसको लिमिटेशंस ऐसे कुछ टर्म्स ले सकते हैं जिससे कि एकदम ही ये ना लगे कि ये देखो एकदम नेगेटिव वाली बातें हो रही हैं, ठीक है। एंड डिस्पाइट इश्यूज मॉडरेट ट्रांसफर ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटीज ऑफ इंडियन एंड पॉपुलर आइडिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंक्लूजन, ठीक है। अभी मैं इसका कंटेंट नहीं पढ़ रहा क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमने डिस्कस किया है उसी तरीके से इसके अंदर लिखी भी होंगी, ओके, ठीक है। तो अभी आई होप इसके बारे इसका स्ट्रक्चरिंग और इसको किस तरीके से आंसर करना था, कोई पार्ट आपने मिस तो नहीं किया, उसका थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए तभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी बिल्कुल बेसिक सा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, 15 मार्क्स में। तो क्या है कि हाईलाइट द डिफरेंस इन अप्रोच ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी इन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ठीक है। अब देखो स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, दोनों ही फ्रीडम चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि दोनों के एंड जो थे वो सेम थे कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, बट मीन्स अलग थे। इनका मीन्स वन था, इनका मीन्स टू था, ठीक है, जो जरिया था, ओके। तो यही कि इसके इनके मीन्स में क्या डिफरेंस है, वो चाहे एक तरफ ये दिखा दो एक तरफ ये दिखा दो, ठीक है। हाउएवर ये 15 मार्क्स का है, तो इसलिए आपकी ड्यूटी बन जाती है कि सो सम सिमिलैरिटीज, सो सम रिस्पेक्ट जो इन दोनों के बीच में थी, है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन के अपोजिशन में भी इसको सोचना चाहिए, ठीक है। तो यही जो सेकंड पार्ट है ना, ये आपके कंक्लूजन की तरफ आ जाएगा, ओके। और बाकी डिफरेंसेस आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुभाष चंद्र बोस किस तरीके से थे, है ना, इन्होंने ये मानते थे कि अभी वर्ल्ड वॉर 2 है, तो इस टाइम पे ही ब्रिटिशर्स को हम बाहर कर सकते हैं, तो बाहर की सेनाएं जैसे जापान और आपकी जर्मनी, इनकी हेल्प लेकर के हम इंडिपेंडेंस ला सकते हैं। लेकिन गांधी जी क्या बोलते थे कि ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, ब्रिटिशर से भी, ठीक है। तो ऐसे अपोजिशंस होते थे, ठीक है। चलिए फिर, तो इसके अंदर वही है कि इंट्रोडक्शन ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि देखो दोनों के मीन्स डिफरेंट थे लेकिन गोल या एंड एक ही था, ठीक है। एंड दीज डिफरेंसेस आर एज फॉलोज, एंड यहाँ पे एक तरफ गांधी जी लिखो, एक तरफ सुभाष चंद्र बोस लिखो, दो दो चार मैं बता देता हूँ एंड बाकी आप लिख लीजिएगा जोड़ करके, ठीक है। जैसे सबसे पहले वही कि गांधी जी की जो अप्रोच थी वो क्या थी, ठीक है। वो अप्रोच इस तरीके से थी कि ये नॉन वायलेंस को और सत्याग्रह इनके टूल्स थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और यहाँ पे क्या था, नेशनलिज्म विद विद रेवोल्यूशनरी अप्रोच, है ना, रेवोल्यूशनरी थे ना। सिविल सर्विसेज क्लियर करी, सिविल सर्विसेज ज्वाइन नहीं करी, ठीक है, बोला नहीं भारत को आजाद कराना है, और टूट गए, मतलब कि कूद गए एकदम नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। और जब ये रिजाइन करके गए थे कांग्रेस से, उसके बाद भी इन्होंने क्या सोचा कि चलो मिलिट्री बनाते हैं, ब्रिटिशर्स को बाहर फेंकते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं रेवोल्यूशनरी प्रोसेस था, ठीक है। एंड ये किससे इंस्पायर्ड थे, कहीं ना कहीं जो एक्सट्रीमिस्ट वाले ट्रेडिशंस थे ना, जो हम पढ़ रहे थे मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस के अंदर, तो उससे उससे इंस्पायर्ड थे। और इन्होंने किसके फुट स्टेप फॉलो किए थे, औरबिंदो जी के, ठीक है। और यहाँ पे जो गांधी जी थे वो कहीं ना कहीं मॉडरेट वाली जो चीजें थी उनकी चीजों से प्रभावित थे। इवन जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो इनके पॉलिटिकल गुरु थे, ठीक है, ठीक है। इनका मेथड था स्ट्रगल, इनका क्या था, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, ठीक है। और ये वायलेंट स्ट्रगल वही चीजों पे बिलीव रखते थे, ठीक है। और क्या था, अलग अलग डायमेंशन में सोचो, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, विलेजेस, इन सब के टर्म में। तो इकोनॉमिक टर्म में क्या था कि कहीं ना कहीं जो बोस जी थे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेवर में थे, ठीक है, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि बेहतर है और बेटर करने के लिए ये हमें चाहिए। लेकिन गांधी जी जो थे वो क्रिटिक थे किसके, मास प्रोडक्शन के, वो नहीं चाहते थे ये हो, ठीक है, अगेंस्ट, क्योंकि उन्हें लगता था ये जो विलेज लेवल पे लाइफ स्टाइल है वो सब चीजें वो खत्म हो जाएगी, ठीक है।
और ये राम राज्य चाहते थे, यानी कि विलेज लेवल पर। और सुभाष चंद्र बोस जी क्या, इनका मिक्स था कहीं ना कहीं, जैसे अर्ली डेज में 1920s के अंदर ये सोशलिज्म से प्रभावित थे। ठीक है, फिर थोड़ा बहुत ये कहते थे कि फासिज्म भी होना चाहिए, मतलब वन रूलर होना चाहिए जो स्ट्रिक्टली सब कुछ एकदम संभाल रहा हो। उस टाइम की बात इस तरीके से थी। ठीक है, ये कुछ चीजें थी जो आप लिख सकते हो यहाँ पे। ये नई तालीम एजुकेशन से लेकर के, ठीक है, और यहाँ पे ये हायर एजुकेशन को भी सपोर्ट करते थे। ठीक है, इनका रिलीजियस के अंदर जो वर्ना सिस्टम था उस पे बिलीव था, और ये कहते थे कि जो अनटचेबिलिटी है, ठीक है, जो ऐसे प्रावधान है वर्ना सिस्टम के अंदर, वो सब करप्शन है सोसाइटी के अंदर, उस करप्ट प्रैक्टिसेस हैं। ऐसा एक्चुअली में था नहीं, तो इसको दूर करिए। एंड जो भी आपकी बुक्स वगैरह है उसको, मतलब क्योंकि उस वक्त ऐसा मूवमेंट चल रहा था, सब फेक रहे थे, तो वो ना करिए। ठीक है, हाउएवर ये बोस जी जो थे, ये उपनिषद ट्रेडिशन से प्रभावित थे, जो किसमें बिलीव करता है, इगैलिटेरियन सोसाइटी। ठीक है, कहीं ना कहीं जो स्वामी विवेकानंद जी थे उनसे प्रभावित थे। ठीक है, ऐसी वो जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि जो वर्ल्ड वॉर 2 थी, उसको एज अ अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहते थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और उसके लिए फ्रीडम के लिए क्या था कि उन्होंने जापान और जर्मनी इनके साथ संधि करना उचित समझा। हाउएवर गांधी जी इसके अगेंस्ट और बोला कि ये और ज्यादा नुकसानदेह है। ठीक है, एंड ये सब करने के बाद बोलो कि दो देर आर डिफरेंट ओपिनियंस, ठीक है, चाहे विद इन इंडिया हो या आउटसाइड इंडिया हो, किसी भी चीज को लेकर के। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या रिस्पेक्ट थी, दैट कैन बी सीन थ्रू फॉलोइंग। जैसे कि गांधी जी को महात्मा गांधी किसने बोला था, सुभाष चंद्र बोस जी ने। और सुभाष चंद्र बोस को प्रिंस ऑफ पैट्रियोट्स किसने बोला था, गांधी जी ने, प्रिंस ऑफ पैट्रियोट। ठीक है, तो इसका जो है इसी तरीके से आपका ये होगा, मतलब ये कंक्लूजन आप कर सकते हो। ठीक है, अभी जो नए लोग हैं वो, अगर आप लोग ने पहली वीडियोस देखी होंगी तभी ये चीजें समझ आ रही होंगी कि अच्छा ये तो सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमने डिटेल में बहुत अच्छी चीजें कर रखी हैं। एंड अभी हम सिर्फ डिमांड ऑफ क्वेश्चन और क्या थोड़ा बहुत कंटेंट बता सकते हो उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी 1 आवर हो गया है एंड 1 क्वेश्चन स्टिल पेंडिंग। ठीक है, मैं इसमें गलतियां नहीं निकाल रहा, लेकिन आप लोगों को जस्ट दिखाना चाह रहा हूँ, जो लोग सीखना चाहते हैं कि अच्छा कैसे आंसर्स लिख लिए जाते हैं। ठीक है, तो मेंस के आंसर्स कहीं ना कहीं इसी तरीके से लिखे जाते हैं, छोटे इंट्रोज, एग्जांपल्स, हेडिंग्स, है ना। तो देखिए, बोथ पर्सनैलिटीज हैव इम्पैक्ट ऑन इंडियन, देखो कितना छोटा लिखा हुआ है। ठीक है, हाउएवर देयर वर फ्यू डिफरेंसेस इन देयर अप्रोच, इन्होंने कास्ट के ऊपर बताया कि ये देखो वर्ना सिस्टम, यहाँ पे इन्होंने एगैलिटेरियन सोसाइटी, मीन्स एंड एंड। ठीक है, उसको हाँ, जैसे ये मीन्स और एंड पे, जैसे गांधी जी के लिए क्या था कि मीन्स जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट था ओवर एंड, लेकिन यहाँ पे जो सुभाष चंद्र बोस थे वो क्या करते थे, एंड पे ज्यादा विश्वास करते थे। ठीक है, कि अगर हमने इंडिपेंडेंस अचीव कर ली तो मीन्स जो है वो जस्टिफाइड रहेंगे, लेकिन इसको लेकर के गांधी जी अपोजिट सोचते थे। ठीक है, ऐसी एजुकेशन के लिए, ऐसी गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, देखो सम्मान्यवाद, सर्वोदया, ठीक है, मिलिट्री को लेकर के, ठीक है, वुमेन को लेकर के, वायलेंस को लेकर के, देखो कितना रिच कंटेंट है। ठीक है, और फिर इन्होंने क्या बोला, सिमिलरिटीज, ये देखो एक हेडिंग भी दिखा दी इन्होंने, कि जैसे मैं कह रहा था कि एक सिमिलरिटीज भी दिखा दी थी इसके अंदर। ठीक है, सो प्रिपेयर ऐसी क्या करना है कि जैसे अभी आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री कर लिया ना, तो नाउ प्रिपेयर अदर लीडर्स ऑल्सो, जैसे B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में जो है डिफरेंसेस इनके व्यूज में। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ लीडर्स जो है प्रिपेयर करके रख लो, क्योंकि लगातार इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं PYQs में। ठीक है, ऐसी M.N. रॉय, ठीक है, एंड गांधी जी। ठीक है, कि अच्छा क्या डिफरेंसेस हैं, तो ये प्रिपेयर करके रखिएगा। चलिए, कम टू द लास्ट क्वेश्चन। तो क्या है लास्ट क्वेश्चन में कि सिंस द डिकेड ऑफ 1920s द नेशनल मूवमेंट एक्वायर्ड वेरियस आइडियोलॉजिकल स्ट्रैंड्स एंड देयरबाय एक्सपेंडेड द सोशल बेस। ठीक है, तो अभी क्या है, हम शुरू से पहले जो शुरू के लेक्चर थे उसमें क्या देखा था हम लोगों ने, कि सबसे पहले क्वेश्चन समझ लो, तो क्वेश्चन समझेंगे कैसे, ये कह रहा है कि 1920 के दशक, ठीक है, से लेकर के
ठीक है, जो 1920 का दशक था, उससे उस समय से क्या हुआ कि नेशनल मूवमेंट एक चला आ रहा था। ठीक है, नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ एंड ये हमारा टाइम पीरियड चला आ रहा है। तो ये नेशनल मूवमेंट चला आ रहा है, तो फिर 1920 का दशक आया। तो उस टाइम पे क्या देखा कि वेरियस आइडियोलॉजिकल स्टैंड्स, यानी कि बहुत सारे जो राष्ट्रीय आंदोलन ने कई वैचारिक धाराओं, कई सारे जो आइडियोलॉजिकल व्यूज थे, ठीक है, उनको एक्वायर किया, है ना। यहाँ पे ये आ रहे थे। इससे पहले क्या थे, मॉडरेट थे, एक्सट्रीमिस्ट थे और थोड़े थोड़े कम्युनल वाली चीजें थी। लेकिन जैसे ही 1920 से 1930 वाला दशक के ये वाला दशक था, ठीक है, इसके टाइम से जो है इन्होंने बहुत सारे आइडियोलॉजिकल, ठीक है, क्या देखे, धाराएं देखी, कई सारे एक्वायर किए। एक तो जैसे आपके लेबर मूवमेंट्स आ गए, ठीक है, विमेन मूवमेंट तो चल ही रहे थे, लेकिन फर्दर यहाँ पे ग्लो थोड़े से मतलब ऑर्गेनाइजेशंस बनने लग गई प्रॉपर, जो ऑल इंडिया वुमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम पे डिस्कस कर रही हो। ठीक है, इसके साथ ही आपके लेबर की बात हो गई थी। एंड जो अभी एम एन रॉय जी का जो नाम ले रहा था मैं, ठीक है, उन्होंने लेबर्स के लिए काम किया, जो कम्युनिस्ट मूवमेंट था। ठीक है, ऐसी सोशलिस्ट मूवमेंट आ गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी दोनों इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, ये तो कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें, कुछ नेगेटिव चीजें भी इसी के अंदर आई थी। ठीक है, तो उसमें क्या है कि कम्युनल मूवमेंट्स आ गए थे। ठीक है, जैसे हिंदू महाजन सभा, ओके, उसके अलावा मुस्लिम लीग। ठीक है, फिर आपके यहीं पे इसी टाइम पे जो दलित मूवमेंट था वो भी काफी प्रोमिनेंट हो रहा था। ठीक है, और खासकर 1933-32 के टाइम जो मतलब कि उस वक्त कम्युनल उसकी देने की बात चल रही थी, उसके बाद से तो और ही ज्यादा मतलब कि एक्सपेंड हो रहा था ये आइडियोलॉजी। ठीक है, एंड उसके बाद इसके बाद ही आप देखते हो कि पीजेंट्री मूवमेंट, उनका भी कंट्रीब्यूशन, मतलब जो आपके फार्मर्स वगैरह थे, ठीक है, फिर बिजनेस वाले लोग भी कहीं ना कहीं वो आइडियोलॉजी वाले लोग भी आ रहे थे, कि जो इससे पहले तक इसको मना कर रहे थे, क्योंकि उनका नुकसान होता था, कभी भी विरोध होता था, उनकी ट्रेड वगैरह रुकते थे। ठीक है, ऐसी ट्राइबल मूवमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत दिखा सकते हो। ओके, तो और सबसे इम्पोर्टेंट जो रेवोल्यूशनरी स्टैंड जो उभर करके आया, जो अकबर जी के जो सॉरी जो आपके क्या नाम था, भगत सिंह। ठीक है, जो भगत सिंह और क्या नाम था, सचिन सन्याल, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, ये कुछ नाम थे जो रेवोल्यूशनरी के अंदर आते थे। ठीक है, और इन्होंने आर्म्ड स्ट्रगल के अंदर ये बिलीव रखते थे। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारे स्टैंड वाले जो लोग, मतलब कि जो वैचारिक धाराओं वाले लोग थे, वो कहीं ना कहीं देवर बिकमिंग पार्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो वही आपको डिस्कस करना था। हाउएवर इसके साथ साथ ये दिखाना है कि कैसे एक्सपेंड किया सोशल बेस को, है ना। तो अभी एक्सपेंड कैसे दिखाओगे, एक पैराग्राफ में दिखा दो कि देखो, हर हर तरफ से जो सोसाइटी के लोग हैं, चाहे लेबर है, चाहे पीजेंट है, चाहे वीमेन है, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे आपके अलग वैचारिक धाराओं वाले लोग हों, चाहे प्रिंसली स्टेट से लोग हों, है ना, सभी लोग क्या थे, दे कमिंग इन नेशनल मूवमेंट, दे वर पार्टिसिपेटिंग इन नेशनल मूवमेंट। तो क्या हुआ कि बेस जो है बड़ा हुआ, इन टर्म्स ऑफ स्पेशली द डाइवर्सिटी ऑफ पीपल, डाइवर्सिटी ऑफ सेक्टर्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नेशनल मूवमेंट जो है नेशनल लेवल पे बन रहा था। ठीक है, कि पूरा नेशन इसके अंदर आ रहा था। ठीक है, चाहे जो दलित मूवमेंट हुआ, वो क्या था कि बी आर अम्बेडकर जी के अंडर के शासक क्या था, वैकोम सत्याग्रह जो साउथ में, सी जस्टिस पार्टी जो साउथ में थी। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो चला था। ठीक है, तो ये आपको दिखाने थे। ओके, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है इस क्वेश्चन के अंदर, अगर आप सोच पाते हो, जैसे इसने बोला, क्या बोला है कि एक्सपेंडेड द सोशल बेस, अगर एक्सपेंड किया होता सच में सोशल बेस को, तो आपको लगता है कि ब्रिटिशर्स इतना टाइम रुक पाते? नहीं ना, ऐसा हुआ नहीं। आपको लग रहा है कि ये सोशल बेस बना, लेकिन अगर आपने जैसे ये 3 पेजों में आपको ये आंसर लिखना है, ठीक है, आपने यहाँ से स्टार्ट किया, लिखा, यहाँ तक लिखा, ठीक है, कोशिश, ठीक है, थोड़ी सी आइडियोलॉजी यहाँ पे भी लिख दी, जो क्योंकि काफी सारा कंटेंट है यहाँ, तो लिखने के लिए बहुत सारा कंटेंट है। ठीक है, नाउ इस पार्ट को जो दिखाएगा उसको एक्स्ट्रा थोड़े से मार्क्स मिलेंगे, कि देखो सोशल बेस तो बनाया हमें लग रहा है, बट इन रियलिटी ये सोशल बेस जो है वो एक्सपेंड नहीं हुआ।
जब रिवॉल्यूशन की बात आती थी, जब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े होने की बात आती थी, उन नेशनल मूवमेंट के अंदर यूनिटी दिखाने की बात आती थी, तब ये सोशल बेस नहीं दिखता था। क्यों? चाहे वो किसी भी टाइम पे ले लो, जब भी बड़े रिवोल्यूशन किए गए या मूवमेंट किए गए, तो क्या हुआ, कुछ लोग जो है वो अलग होते हुए दिखे। ये जो सोशल बेस था इससे बाहर निकल के आए। ठीक है, तो ये बात बोलोगे, आप दोगे एग्जांपल क्विट इंडिया मूवमेंट का, जहां पे जो लेबर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि एम एन रॉय जी और साथ में जो अंबेडकर जी है, इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, लेबर के प्रॉब्लम्स तो सॉल्व नहीं कर रहे, और कुछ और इश्यूज आपने पढ़े थे उस टाइम पे। ठीक है, एक तो ये था, और दूसरा ये था कि क्योंकि रशिया जो है वो वर्ल्ड वॉर के अंदर मतलब एक तरफ हो गया था, तो उसके कारण जो ये कम्युनिस्ट मूवमेंट वाली जो आइडियोलॉजी थी, उन्होंने कहा कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मतलब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं लड़ेंगे। ठीक है, ऐसी क्या हुआ कि जो कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मुस्लिम लीग हो गई, उसके बाद हिंदू महासभा हो गई, तो ये लोग तुरंत ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में चले गए। ठीक है, इन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, ऐसी पेरियार जो साउथ में थे, उन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया। सी गोपालाचार्य जी, उन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो क्या थी ये, हमें लगता तो था कि हमारा सोशल बेस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन क्या होता था, जब भी मूवमेंट्स होते थे, इंपॉर्टेंट जगह होती थी, वहां पे डिवीजन आ जाता था। ठीक है, एंड यही कोशिश रहती थी ब्रिटिशर्स की हमेशा। ठीक है, तो ये एक पार्ट जो था वो आप अपने आंसर के अंदर दिखा सकते थे। ठीक है, तो अभी इंट्रोडक्शन किससे स्टार्ट करना है कि ठीक है, 1920, देखो इसका इंट्रोडक्शन जो है, आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि देखो, बिफोर, जैसे मैं कहता हूँ ना, ये 1920s की बात कर रहा है, तो 1920 से पहले की थोड़ी बात कर दो। ठीक है, कि बिफोर दिस 1920 देयर वर सम आइडियोलॉजिकल स्टैंड्स, है ना, बिफोर 1920 देयर वर सम आइडियोलॉजिकल स्टैंड्स, लाइक मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, थोड़ी बहुत वुमेन वाले मूवमेंट थे, एंड कुछ कम्युनल ग्रुप्स जस्ट अराइजिंग। ओके, कुछ कम्युनल स्टैंड्स जो वो अराइज हो रहे थे 1920 से पहले। ठीक है, हाउएवर, ठीक है, उसके बाद दूसरा सेंटेंस, ये एक पैराग्राफ हुआ इंट्रोडक्शन। हिस्ट्री के अंदर दो पैराग्राफ चलेंगे अगर आप अपनी बात ठीक से कह पा रहे हो। नाउ स्टार्ट विद द सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, कि हाउएवर taking back of this non-cooperation movement by Mahatma Gandhi ji led to delusion in many of the young people, ठीक है, and other leaders in Gandhi ji's idea of satyagrah or non-violence, and that lead to birth of various ideological strands। ठीक है, नाउ ये आपके आंसर में आया, एंड पहली हेडिंग क्या बनेगी डायरेक्ट, कि नेशनल मूवमेंट 1920 के बाद नेशनल मूवमेंट एक्वायर्ड वेरियस आइडियोलॉजिकल स्टैंड्स एंड स्टार्ट गिविंग विद द पॉइंट्स। ठीक है, मेंशन करते जाओ, बस मेंशन नहीं करना, साथ में थोड़ा एक्सप्लेन भी करो, एग्जांपल दो, बताओ कौन सी आइडियोलॉजी आई, एक्सप्लेन करो, एग्जांपल दो, उससे रिलेटेड आदमी जो भी थे। ऐसी करके 6 7 जो है एग्जांपल, और इसके साथ आप दे सकते हो। ठीक है, एंड इन द एंड जो अभी आपको ये बताया कि देखो सोशल बेस तो बना। ठीक है, जो तीसरा हेडिंग होगा उसके अंदर पैराग्राफ में क्या होगा, आप दिखाओगे कि देखो सोशल बेस कैसे एक्सपेंड हुआ, ये वाली चीज। ठीक है, तो उसमें दिखाओगे देखो डाइवर्सिटी है इतनी सारे, हर जगह पूरे नॉर्थ से साउथ तक लोग हैं इसके अंदर। ठीक है, एंड लास्ट में क्या दिखाओगे कि ये लग रहा है, लेकिन इन एक्चुअल हम देखते हैं कि ये डिवाइडेड ही रहे हैं। ये जो हमें लग रहा है ना सोशल बेस इतना बड़ा, ये एक्चुअल में रहा नहीं। एंड एग्जाम्पल के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट दिखा दो। ओके, ठीक है, तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को थोड़ा आइडिया लगा होगा। ठीक है, एक यहाँ पे हाँ, ठीक है, और बाकी कहीं पे मैप बनाने की जैसे थी, यहाँ पे जैसे आप मैप बना सकते थे, बताना भूल गया मैं। ठीक है, कि ये 1857 का ये हो गया आपका वैल्यू एडिशन, कि 1857 के ये कुछ कुछ जगह थे जहाँ पे रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, तो यहीं पे समाप्त करते हैं आज का लेक्चर। तो इसके साथ ही जो है आपका जो HLT 2 है वो कंप्लीट होता है। ओके, एंड चलो ये आंसर देख लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ड्यू टू वेरियस आइडिया, देखो डायरेक्ट इन्होंने आंसर लिखा है। ठीक है, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज, गांधीयन फिलोसफी लेफ्ट, हाँ ये भूल गया मैं, गांधीयन फिलोसफी बताना, लेफ्टिस्ट फिलोसफी, कम्युनलिज्म, कम्युनिज्म, ठीक है, रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म, लेकिन अभी देखो इन्होंने सिर्फ मेंशन किए हैं, तो इससे ना मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इट इज 15 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा, है ना, सिर्फ मेंशन करने से नहीं है, कि वो थोड़ी सी उसके बारे में दिखा दो चीजें कि अच्छा क्या क्या है। ठीक है, जैसे पीजन मूवमेंट है तो लिखा है, तो बताओ कि कैसे ये प्ले कर रहे हैं रोल। ठीक है,
एक्सपेंशन ऑफ सोशल बेस इन्वॉल्विंग प्रेजेंट एंड दिस, देखो ये याद करा इन्होंने। हाउएवर दीज एबल टू सेवरल इश्यूज, ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज भी इन्होंने बता दी कि इन आइडियोलॉजीज की वजह से ये कुछ इश्यूज भी रहे, है ना। ये एक ट्राई किया इन्होंने जो मैं सबसे लास्ट में एंगल बता रहा था एक, ठीक है, तो गुड ट्राई, हाउएवर इट वाज अ गुड कॉपी लगभग, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं। ओके, वी हैव कंप्लीटेड HLT 2 मॉडर्न हिस्ट्री, एंड आप लोग इसी तरीके से अच्छे से करते रहिएगा। थैंक यू, और मुझे ऋषभ शुक्ला को विदा कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।